अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं। आज दूसरा लेक्चर है हमारा मिड टर्म के बाद का आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले नंबर पे, जिसमें हम जो टीम मेंबर्स हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके जो की रोल्स हैं या की मेंबर्स हैं डिफरेंट डेजिग्नेशन के हवाले से, उनको देखेंगे कि वो कौन से हैं और उनके क्या टास्क हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं किसी भी आईटी कंपनी के अंदर। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे मैनेजिंग आईटी प्रोजेक्ट टीम। एक आईटी टीम को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके हवाले से कुछ गाइडलाइंस, कुछ एसओपीज जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो टीम है या पर्सनल हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बुनियादी जो उसका कंपोनेंट है वो शुमार किए जाते हैं। जो एचआर है, जो एम्प्लॉयज़ या पर्सनल जो हैं, उन्होंने ही तमाम टास्क को कैरी आउट करना होता है, तमाम प्लानिंग वही करते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन भी वही करते हैं और इवन उसकी जो ऑडिटिंग या मॉनिटरिंग या रिव्यू का प्रोसेस है वो भी पर्सनल की मदद से ही हल होता है या मुकम्मल होता है। तो डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफाइन होती हैं। एक आईटी कंपनी है तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट तरह की एक्सपर्टीज़ के डिफरेंट तादाद में और डिफरेंट डेजिग्नेशन के लोग होंगे। यही अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ले लें तो उसमें कुछ और तरह के लोग शामिल होंगे जो कि उसके ऑब्जेक्टिव को कैरी आउट करते हैं। हमारा आज का जो एरिया है वो डेफिनेटली आईटी है। कंप्यूटर साइंस के हवाले से हम देखेंगे एक आईटी कंपनी जो है उसके अंदर नॉर्मली किस तरह के लोग या किस रोल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं या उस टीम का हिस्सा होते हैं। दो एस्पेक्ट हैं जी यहाँ पे, एक बिजनेस एस्पेक्ट और दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट। बिजनेस एस्पेक्ट में नॉर्मली बिजनेस मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, जो कि ओवरऑल जो प्लानिंग है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडिंग के हवाले से वो उसको ज़्यादातर देखते हैं या मॉनिटर करते हैं या प्लानिंग करते हैं। जबकि जो दूसरा एरिया है टेक्निकल टीम का या टेक्निकल एरिया, इसमें जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के हामिल लोग हैं जो कि डेवलपर्स, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस वाले और इस तरह के जो लोग हैं वो शामिल हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ये लोग एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले बिजनेस यूनिट मैनेजर, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पहली कैटेगरी है। बिजनेस यूनिट मैनेजर किसी भी एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होगा, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। यही सेम नॉमेनक्लेचर ये नया नाम भी हो सकता है और कोई डिफरेंट भी हो सकता है। इस एम्प्लॉय का या इस पर्सनल का रोल ये है कि वो जो प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का जो टास्क है ये इसके जिम्मे है। किसी भी प्रोजेक्ट को प्रोवाइड द प्रोडक्ट विजन एंड स्ट्रेटजी, उसके अलावा उस किसी भी प्रोजेक्ट का जो विजन है या उसका मिशन और इन चीज़ों को जो प्रोवाइड करना, उनको एलेबोरेट करना या कुछ स्ट्रेटजी डिफाइन करना, इसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। इसके अलावा साइन ऑफ की माइलस्टोन्स, इसके अलावा ये जो शख्स है बिजनेस यूनिट मैनेजर, जो की माइलस्टोन्स हैं, जो अहम अचीवमेंट्स आपने करनी हैं आने वाले दिनों में, ये उनका तयन करता है या उनको फिक्स करता है कि आने वाले दिनों में हम कैसे कैसे काम करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपका प्रोजेक्ट 1 साल का है तो ये जो बिजनेस यूनिट मैनेजर है ये आपको एक मंथ के ड्यूरेशन पे माइलस्टोन्स जो हैं वो डिफाइन कर देगा कि 1 माह तक काम करने के बाद आप इस चीज़ को अचीव करेंगे, या आपका जो टारगेट है वो ये है, या आपका जो डिलीवरेबल होगा 1 महीने के बाद या 1 माह के बाद वो ये चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट है, इतना डिज़ाइन बनना चाहिए या इतनी कोडिंग होनी चाहिए। ये बेसिकली माइलस्टोन्स हैं जो कि वो सेट करता है। They will have the initial ideas, knowledge of the features required and provide the driving force to get things done. ये जो बिजनेस यूनिट मैनेजर है ये एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पे काम करता है, यानी कि काम को इनिशिएट करने के लिए और उसको बूस्ट अप करने के लिए ये बंदा हर वक्त मौजूद रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जितने भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इश्यूज हैं वो तमाम के तमाम ये बिजनेस यूनिट मैनेजर डील करता है। सेकंड, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूसरा रोल किसी भी आईटी कंपनी के अंदर होता है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो स्पेसिफिकली किसी एक प्रोजेक्ट के साथ अटैच होगा, किसी एक प्रोडक्ट के साथ।
हम अगर एप्लीकेशन को, किसी सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट कहें तो उसका एक मैनेजर होगा जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी मुशावरत इश्यूज हैं वो उनको देखेगा। अब इसका काम जो है वो किसी एक टीम के साथ, एक प्रोडक्ट के साथ हो सकता है। बिजनेस जो मैनेजर है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, वो ओवरऑल कंपनी के लेवल पे हो सकता है एक बंदा जो कि तमाम प्रोडक्ट्स, तमाम बिजनेसेस को देख रहा हो। लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाई होगा या डेजिग्नेट होगा कि आपने मिसाल के तौर पे कोई जो एक टीम है वो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना रही है, प्रोडक्ट बन रही है, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके साथ एलोकेट होगा कि जितने भी मामलात हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हों या बिजनेस के इश्यूज हों, वो तमाम के तमाम ये प्रोडक्ट मैनेजर देखेगा। दूसरी तरफ टेक्निकल टीम का एस्पेक्ट है। दो मेन ग्रुप्स का हमने जिक्र किया था, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्निकल टीम के हवाले से। टेक्निकल टीम को अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट आता है। बिजनेस एनालिस्ट इज अ की पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर द प्रोडक्ट मैनेजर। ये वो बंदा है टेक्निकल टीम का जो कि अपनी लोअर, जो उसके साथ प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स अटैच हैं, उस टीम के का जो रिलेशन है इस बिजनेस एनालिस्ट के थ्रू प्रोडक्ट मैनेजर तक होता है। यानी कि बिजनेस एनालिस्ट जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर और अपनी टेक्निकल टीम के दरमियान में मिडल मैन का रोल प्ले करता है। They will work to further refine and define features, often in conjunction with the technical lead, to ensure they are ready for development. इसका जो responsibilities हैं, clarify features, protect developers from product and business interruptions, liaise with the technical lead and product manager to resolve queries. इसका काम यह है कि जितने भी issues हैं टेक्निकल टीम के बिजनेस के हवाले से, वो तमाम के तमाम इसके थ्रू सारे रिजॉल्व होंगे। ये आगे कोऑर्डिनेट करके देगा। और दोनों टीम्स के दरमियान बिजनेस टीम ऊपर है और उसके जो लोअर लेवल है उस पे जो टेक्निकल टीम है, अगर इनके दरमियान में कोई भी कोऑर्डिनेशन होनी है तो वो सारा कुछ बिजनेस एनालिस्ट के थ्रू होगा। ये बिजनेस एनालिस्ट जो बेसिकली टेक्निकल टीम का मेंबर जो है वो कंसिडर होता है। दूसरा टेक्निकल पर्सन जो कि आईटी कंपनी के अंदर या आईटी टीम के अंदर मौजूद होता है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये किसी एक स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट के साथ अटैच एक पर्सन है जो कि स्पेसिफिकली किसी एक एप्लीकेशन या एक प्रोडक्ट को टेक्निकली देखता है। टेक्निकल मतलब कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे डेवलपमेंट हो रही है तो डेवलपमेंट के जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं वो तमाम के तमाम वो प्रोजेक्ट मैनेजर देखेगा। इस प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ओवरऑल उस प्रोडक्ट की प्लानिंग है बेसिकली, जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट से वो देखेगा। मिसाल के तौर पे उसके तमाम शेड्यूल्स, उसकी प्लानिंग, उसके डिज़ाइंस, उसकी कॉस्टिंग, उसकी टाइम शेड्यूलिंग, सारी एचआर की जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, मिसाल के तौर पे टेक्निकल कितने बंदे उसको चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए, ये सारी प्लानिंग जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर करके आगे बिजनेस मैनेजर तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट इससे लोअर लेवल पे जो बंदा अवेलेबल है वो है टेक्निकल लीड। टेक्निकल लीड जो है ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से या आईटी की जो बिजनेस है उसके हवाले से एक डेजिग्नेटेड बंदा है। द टाइटल ऑफ दिस रोल इज ऑफन मिसलीडिंग एज इट इम्प्लाइज दैट दिस पर्सन मस्ट बी द बेस्ट डेवलपर ऑन द टीम। ये जो टेक्निकल लीड है, ये जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि ये आमतौर पर जो डेवलपर्स हैं उनमें से सबसे जो बेस्ट बंदा होता है वो टेक्निकल लीड होता है, टेक्निकल लीडर या टेक्निकल लीड कहलाता है। ये बेसिकली जो डेवलपमेंट के जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन तमाम को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। बाकी डेवलपर्स की निस्बत ये इसकी अंडरस्टैंडिंग जो टेक्निकल इश्यूज हैं उन पर ज़्यादा होती है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हैं जी, प्रोटेक्ट द अदर डेवलपर्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड बिजनेस एनालिस्ट क्वेश्चंस। अगर कोई भी इशू है टीम को तो वो फौरी तौर पे इस टेक्निकल लीड को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा ये टेक्निकल इशू है, क्योंकि जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए टेक्निकल बंदे का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है जो कि उन इश्यूज पे उनको मुशावरत दे सके या इश्यूज को रिजॉल्व करने में मदद दे। अगर तो कोई मिसाल के तौर पे डेवलपमेंट हो रही है, कोई कोडिंग का इशू आ गया है, किसी को मसला हो रहा है तो डेफिनेटली ये फौरी तौर पे अपने तौर पे बता देगा, उसको रिजॉल्व कर देगा मसले को। लेकिन अगर ऐसा इशू है कि जो कि इसके भी बस का काम नहीं है तो फिर अपने टॉप लेवल पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर या इस तरह की जो अथॉरिटीज बैठी हैं ये उनको इन्फॉर्म करेगा।
बी नॉलेजेबल अबाउट द फीचर्स बीइंग डेवलप्ड इन द स्प्रिंट। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी टाइम स्लॉट के अंदर जो भी डेवलप हो रहा है उसके जो भी फीचर्स डेवलप होने हैं या जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा उनके बारे में इंफॉर्मेटिव बंदा होता है। अटेंड रेलिवेंट मीटिंग्स इंक्लूडिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग फीचर्स इन द स्प्रिंट। इसके अलावा जितने भी मीटिंग्स होनी है अपर लेवल की, मिसाल के तौर पे कोई टास्क असाइन हुआ है और उसका 1 वीक हो गया तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, तो टेक्निकल लीड जो है ये अपर लेवल पे या अपने बॉस को अपनी टीम के बिहाफ पे इन्फॉर्म करेगा कि मेरी टीम इस वक्त कहाँ पे खड़ी है या हमारी प्रोग्रेस किस तरफ जा रही है। नेक्स्ट लेवल है जी, या नेक्स्ट लोअर लेवल है डेवलपर का। डेवलपर बेसिकली वो इम्प्लीमेंटर है जो कि एक्चुअली उस टास्क को कैरी आउट करता है या उसको ऑटोमेट करता है, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को। डेवलपर्स मेक अप द कोर ऑफ द टीम विच मे नंबर बिटवीन 1 to 7 नंबर्स। ये जो डेवलपर्स हैं आमतौर पे प्रैक्टिस ये है तकरीबन 1 से लेकर 7 तक डिफरेंट लोगों की ये टीम होती है। अगर 7 से ज़्यादा हों तो फिर उसको स्प्लिट अप किया जाता है उस टीम को, ताकि टीम को मैनेज करना आसान हो जाए। As developers will actually build the required features, they can have the biggest impact on the team's performance। क्योंकि इन लोगों ने एक्चुअली प्रोडक्ट तैयार करनी होती है। अगर ये डिले करेंगे तो ओवरऑल जो बिजनेस है, जो ऊपर टॉप लेवल तक बिजनेस मैनेजर है, वहां तक इफेक्ट जाएगा, उसका इफेक्ट सिर्फ डेवलपर तक नहीं रहेगा। देयर टाइम शुड बी प्रोटेक्टेड एंड रेस्पेक्टेड। इनके टाइम को या इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो इनकी जो रोल है अदारे के अंदर, उनको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि ये काम करेंगे तो जो इदारा है वो प्रोडक्ट को सेल करेगा और सेल करेगा तो रेवेन्यू आएगा। डेफिनेटली ये सबसे बुनियादी अहमियत के हामिल हैं जो डेवलपर्स हैं किसी भी आईटी टीम के अंदर। इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं जी? डेवलप द फीचर्स लेड आउट इन द स्प्रिंट। जो भी फीचर मेंशन हुए हैं किसी प्लान के अंदर, किसी भी टाइम स्लॉट के अंदर कि हमने फॉर एग्जांपल इस वीक में ये काम करने हैं, उनको इनका काम है डेवलप करना। अपडेट द टेक्निकल लीड एंड प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन प्रोग्रेस इन स्टैंड अप मीटिंग्स। इसके अलावा जो उनके टेक्निकल लीड है या अपर लेवल पे जो मैनेजर्स हैं, उनको अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी हो तो डेफिनेटली ये डेवलपर्स जो हैं वो उसको अपडेट करते हैं टेक्निकल लीड को कि हमने इतना काम कर लिया, और टेक्निकल लीड जो है वो आगे फिर प्रोजेक्ट मैनेजर तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसको फॉरवर्ड करता है। फोकस्ड एंड बी ब्रिलियंट। और ये बंदे जो हैं ये सबसे ज़्यादा काम के मुकाबले में फोकस होते हैं, बाकी जो टीम है उनके एज कम्पेयर टू अदर टीम मेंबर्स, इनका जो फोकस है काम के मुकाबले में वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है इंतहाई टेक्निकल टास्क है जिसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और टाइम टेकिंग काम है, और इसके अलावा पेशेंस चाहिए इस काम के लिए। तो ये तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डेवलपर के अंदर मौजूद होती हैं, तभी वो एक अच्छा डेवलपर बनता है कि वो प्रॉपरली टाइम दे के अपनी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं उसकी, क्रिएटिव थिंकिंग की या कोई भी स्किल डेवलप करने की, वो तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम स्किल्स ये यूटिलाइज करता है, तो फिर एक अच्छी प्रोडक्ट बनती है। नेक्स्ट है जी डिज़ाइनर या यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, जिसको यूएक्स डिज़ाइनर भी कहते हैं। ये डेवलपर से भी एक उसका कुलीग समझ लें या उसी लेवल का ही बंदा है, जो कि बेसिकली जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको विजुअलाइज करता है या एक विजुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। टर्न द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट विजन इनटू अ विजुअल थिंग। ये ग्राफिकल फॉर्मेट में, फ्रंट एंड की सूरत में या GUI के फॉर्मेट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं या थ्योरी है या डिज़ाइन है उसको पेश करने की कोशिश करता है, ताकि देखने वाले को या क्लाइंट को या डेवलपमेंट टीम को आइडिया हो जाए कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो बाहर नज़र आने में कैसी होगी। वर्क विद द प्रोडक्ट मैनेजर टू क्रिएट यूज़र एक्सपीरियंस दैट मीट्स रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा जो प्रोडक्ट मैनेजर है उस स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट का, इस एप्लीकेशन का, उसके साथ मिलकर ये काम करता है ताकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखा जा सके। सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट ही नहीं काफ़ी, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रही है, जो प्रोडक्ट बन रही है, वो डेफिनेटली कल मार्केट को जाएगी। मार्केट में जाएगी तो जो मार्केट का इम्पैक्ट है या मार्केट जो सिचुएशन है वो प्रोडक्ट मैनेजर टेक्निकल टीम की निस्बत ज़्यादा बेहतर जानता है। तो मार्केट की जो सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए जो डिज़ाइनर है वो उसके फ्रंट एंड्स या जो भी स्कीम्स उसने डिज़ाइन करनी है, रिपोर्ट्स डिज़ाइन करनी है, उसको डिज़ाइन करता है। सपोर्ट द डेवलपमेंट टीम थ्रू द बिल्ड प्रोसेस।
इसके अलावा जब सॉफ्टवेयर जो है वो बन रहा होता है तो इस दौरान ये डिज़ाइनर है ये कंटिन्यूसली उनके साथ अटैच होता है कि किसी भी मरहले पे कोई इशू है, कोई नई रिक्वायरमेंट है, कोई चेंज रिक्वेस्ट है, उन तमाम चीज़ों को ये हैंडल करने में उनके साथ कंटिन्यूसली इंगेज रहता है ये बंदा। लास्ट पे है जी क्यूए टेस्टर। इंतहाई अहम पोस्ट इस पूरी डेवलपमेंट टीम के अंदर या टेक्निकल टीम के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस के बंदे या टेस्टिंग के जो बंदे हैं वो सबसे क्रिटिकल रोल रखते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि डेवलपर अपनी पूरी कोशिश के साथ एरर फ्री एप्लीकेशन तैयार करता है, लेकिन फिर भी इसके अलावा एक डेजिग्नेटेड टीम या एक बंदा टेस्टर जो है वो अवेलेबल होता है, जो कि थर्ड पार्टी के तौर पे उन तमाम चीज़ों को चेक करता है जो कि किसी भी डेवलपर या डेवलपमेंट टीम ने डेवलप की होती हैं। अब अपने तौर पे तो वो टेस्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी जो बंदा डेवलप करता है वो उस एंगल से उन चीज़ों को नहीं देखता, क्योंकि वो टेक्निकल बंदा होता है। जो टेस्टर है वो एक थर्ड पार्टी के तौर पे जब एवेल्युएट करेगा डिफरेंट टेस्ट केसेस की मदद से या डिफरेंट जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करते हुए, तो फिर वो बेहतर तरीके से एक जो रिफाइंड एप्लीकेशन है वो सामने आती है, क्योंकि डिप्लॉय करने से पहले टेस्टिंग जो है उसके प्रोसेस से गुजरना एप्लीकेशन को बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर टेस्टिंग होगी तो क्लाइंट तक एरर फ्री एप्लीकेशन जाएगी, वरना अगर जो एरर्स हैं वो आगे डिप्लॉय हो गए क्लाइंट तक तो फिर जो है वो उससे एम्बेरसमेंट का जो है वो चांस ज़्यादा है। इसके अलावा आपके इदारे की जो मार्केट वैल्यू है वो ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए टेस्टिंग के लिए सेपरेट टीम या डेजिग्नेटेड पर्सन या पर्सनल जो है वो हायर किया जाता है, जो कि तमाम जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो देखता है कि वो इस प्रोडक्ट के अंदर फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही। अगर कहीं पे कोई इशू है, फॉर एग्जांपल जो रिक्वायरमेंट है वो इनकॉर्पोरेट तो हो गई है लेकिन उसकी आउटपुट उस तरह नहीं आ रही जिस तरह क्लाइंट चाह रहा था, तो इस तरह की जितनी भी सिचुएशंस हैं वो इसको टेक्निकल एस्पेक्ट से एनालाइज करता है एप्लीकेशंस को, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वापस डेवलपर के पास रिपोर्ट करता है ताकि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं। आज का दूसरा टॉपिक हमारा मैनेजिंग आईटी प्रोजेक्ट टीम्स। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड द टैलेंट एंड कोलैबोरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स। जो एक अच्छी टीम है जो कोलैबोरेट करके काम करती है उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ही बेहतर होती है और वो एक सक्सेसफुल एंड की तरफ हमेशा उनकी मूवमेंट जो है वो डाइवर्ट होती है। प्रोजेक्ट्स cannot move forward without each of its key team members, but it's not always clear who those members are or what roles they play. जो टीम है वो डेफिनेटली टीम मेंबर्स की मदद से ही आगे चलती है, लेकिन ऐसे जो है आप फॉर एग्जांपल अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपकी टीम जो है उसके अंदर कौन से जो एम्प्लॉयज़ हैं या कौन से मेंबर्स शामिल होंगे, जब तक कि आपको उस तमाम प्रोडक्ट का या उस प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड नहीं पता, उसके ऑब्जेक्टिव्स का नहीं आइडिया, उसकी फिलॉसफी नहीं आइडिया, उसकी जो विजन मिशन है उसका आइडिया नहीं है, तब तक आप एक अच्छी टीम फॉर्म नहीं कर सकते और उसको मैनेज भी नहीं कर सकते। तो जो मैनेजमेंट है आईटी टीम्स की वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम मार्केट में जो स्किल्ड पर्सन्स हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपने एक पूरे प्रोसेस से गुजर के एचआर के प्रोसेस से गुजर के एक बंदा हायर किया है और आपके किसी एटीट्यूड की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो आपको छोड़ के चला जाए तो उसका लॉस क्या होगा ये आप नहीं अंदाज़ा कर सकते। ये तभी पता चलेगा जब वो छोड़ के जाएगा। अब वो किस क्रिटिकल स्टेज पे छोड़ के जाता है आपके प्रोजेक्ट को ये आप भी कुछ नहीं यकीन से कह सकते, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। जब भी उसको कोई इशू होगा आपकी तरफ से तो वो फ़ौरन अप्लाई करना शुरू कर देगा और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो फ़ौरन आपको गुड बाय कह देगा। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो आपके लिए हो सकता है फिर उस वक्त काबिल कबूल ना हो। तो इसीलिए एक प्रॉपर टीम जो है वो आपका बड़ा एसेट है। टीम मैनेजमेंट के हवाले से ये एक प्लान है PDCA के नाम से, जो कि बहुत ही रिनाउंड एक प्लान है जिसके तहत आप जो अपनी टीम है उसको मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब कि उसको प्रॉपरली बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्ड करते हैं और उसकी वैल्यूएशन होती है और उसकी जो इम्प्रूवमेंट है या उसकी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट है वो होती है। तो इसके लिए एक अच्छी टीम को मैनेज करने के लिए इनपुट के तौर पे आपको क्या चाहिए? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर,
ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी पोस्ट या किस ऑर्गेनोग्राम कौन सा ऑर्गेनोग्राम मौजूद है, जिसके तहत आपको आइडिया हो जाए कि ओवरऑल कंपनी के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ या डेजिग्नेशंस मौजूद हैं। स्कोप स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एचआर पॉलिसीज़ क्या हैं, कि अगर रिक्रूटमेंट करनी है तो कैसे होगी, उनकी प्रमोशन कैसे होगी, अगर किसी बंदे को रिटायर करना है तो वो कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें एचआर पॉलिसीज़ के अंदर होंगी। स्किल्स असेसमेंट, स्किल्स को असेस करने का मैकेनिज्म क्या है। मिसाल के तौर पे आपने अगर किसी को प्रमोट करना है, किसी एम्प्लॉय को टीम में से किसी एक को प्रमोशन देनी है, 10 बंदे हैं, तो फिर आप कैसे एवेलुएट करेंगे कि इनमें से बेस्ट बंदा कौन सा है। वो जो उसकी असेसमेंट है उसके लिए कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए ताकि उसके मुताबिक आप एवेलुएट करें। बिल्कुल जैसे स्टूडेंट्स में से ये देखा जाता है कि इनमें से कौन से नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है प्रमोट होंगे, तो उसके लिए मैकेनिज्म जो है वह एग्ज़ाम का है, एग्ज़ाम का, इसके अलावा सेशन मार्क्स का, और इस तरह बहुत सारे क्राइटेरिया से गुजर के एक स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट ग्रेड में जाता है। तो ये पॉलिसी है प्रमोशन की, नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन की। तो इसी तरीके से अगर आपने कोई भी डिसीजन करना है एचआर के हवाले से, तो आपको डेफिनेटली उनकी स्किल्स को असेस करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और वो इदारों के अंदर मौजूद होता है। परफॉर्मेंस रिव्यूज़, इसके अलावा परफॉर्मेंस को रिव्यू करने का काम, कि एक बंदा काम कर रहा है, वो चेक किया जाए कि वो किस लेवल का काम कर रहा है, उसका टारगेट क्या था, उसने मीट क्या किया है, कितना डिफरेंस रह गया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके पास इनका नॉलेज होगा, तो फिर आप उसके मुताबिक एक टीम बना पाएंगे। सबसे पहली चीज़ इस मैनेजमेंट प्रोसेस की प्लान का मतलब कि सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाएं या इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस स्किल लेवल के चाहिए, और कितने अरसे के लिए चाहिए फॉर एग्जांपल। अब ये डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये चीज़ें शुरू में ढूंढ के इन पे वर्कआउट कर लेंगे तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं चीज़ों को। टीम आइडेंटिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्किल्स and competencies required for carrying out the project activities and assign roles and responsibilities। आपको शुरू में आइडिया हो कि मिसाल के तौर पे मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनवानी है, बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर, तो मुझे इसके लिए कितने बंदे चाहिए जिनकी कौन से स्किल्स हो। मिसाल के तौर पे आपको PHP के अगर 3 बंदे चाहिए और उनका जो ड्यूरेशन है फॉर एग्जांपल 6 माह तक वो आपके पास रहेंगे, तो ये एक इनिशियल सा प्लान आपने डेवलप कर लिया कि आपको मिसाल के तौर पे 3 बंदे PHP स्किल्स के और 6 माह तक चाहिए। तो इससे आपको थोड़ा सा जो बजट प्लानिंग है अदारे की, वो उसको ज़रा थोड़ा सा मैनेज करने में आसानी हो जाएगी कि 3 एम्प्लॉयज़ की सैलरियाँ 6 माह तक कितनी होंगी, और डेवलपर जो है वो नॉर्मली मार्केट पे सैलरी क्या ले रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट, दूसरी फेज, टीम बिल्डिंग। डू का मतलब जिसमें टीम आप एक्चुअली बिल्ड करते हैं। पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको किस किस स्किल्स के कितने बंदे चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए, और फिर दूसरे मरहले पे आप टीम बिल्ड करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट से बंदे लेके आ रहे हैं या दूसरी टीम से बंदे आपके पास आ रहे हैं। टीम बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग द टीम एंड बिल्डिंग देयर कैपेसिटी टू परफॉर्म ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोवाइड कोचिंग एंड मेंटरिंग। टीम बन गई, अब इसके अलावा टीम काम कर रही है और फ्यूचर में आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जिसकी स्किल आपके पास नहीं है, आपकी टीम के पास नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। एक हल तो यह है कि उस टीम को सारी को फारिग कर दें और नए बंदे हायर कर दें, जबकि ये जो है इंतहाई पुअर अप्रोच है कि आप कितनी दफ़ा बंदे निकालेंगे और कितनी दफ़ा हायर करेंगे। तो क्या ऐसा बेहतर नहीं है कि जो नई डिमांड है मार्केट की, आप अपने बंदों को ट्रेन कर दें, उसके हिसाब से उनकी डेवलपमेंट कर दें, उनकी कोचिंग या मेंटरिंग कर दें। मिसाल के तौर पे अगर PHP का काम कर रहे हैं तो उसका कोई वर्जन आ गया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एग्जिस्टिंग बंदे जो हैं उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दिलवा के उस लेवल पे ले आएँ, ये सबसे अच्छी बात है। तीसरी चीज चेक, तीसरा एस्पेक्ट है मैनेजिंग का या मैनेजमेंट का, टीम मैनेजमेंट का, इवेलुएट टीम एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, मॉनिटर स्किल्स एंड मोटिवेशन। इसमें ये क्या है कि आप जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, जो आपकी टीम है, उनकी परफॉर्मेंसेस को गेज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, ताकि पता चले कि कौन सा बंदा किस लेवल का काम कर रहा है। आपने 4 बंदे फॉर एग्जाम्पल हायर किए हैं, 4 में से जो 2 बंदे हैं वो सबसे बेस्ट काम करते हैं, एक बंदा जो है वो दरमियाना काम करता है और एक बिल्कुल पुअर है काम के मुकाबले में। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं। उसका एक हाल तो ये है कि जो सबसे पीछे है, जिसकी परफॉर्मेंस सबसे लो है, आप उस पर तवज्जो दें, वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें और उसके इश्यूज़ देखें कि वो उसकी परफॉर्मेंस पुअर क्यों जा रही है।
इसके अलावा उनकी स्किल्स को मॉनिटर करने के अलावा जो मोटिवेशन का काम है कि अगर तो वो मॉरली कोई इशू है उसको, तो डेफिनेटली आप मोटिवेट करेंगे उसको, तो वो हो सकता है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से इंक्रीज कर जाए। और इसके अलावा अगर और उसका कोई इशू है, मिसाल के तौर पे उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है या फाइनेंशियली वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो जो भी इश्यूज़ हैं अगर आप उसके साथ बैठ के डिस्कस करके करेंगे तो फिर वो मसाइल जो हैं वो रिजॉल्व होंगे और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। अडैप्ट, इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस, बिल्ड स्किल्स एंड सेट न्यू टारगेट्स। जो भी आपने इश्यूज आइडेंटिफाई किए उसके साथ आप उसको उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आप टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करेंगे। कोई ना कोई उनको इंसेंटिव दे सकते हैं, किसी भी तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जो भी तरीकाकार आप अडॉप्ट करना चाहें। कोई प्रमोशन भी हो सकती है, इसके अलावा कोई फ्रिंज बेनिफिट्स में से कोई भी बेनिफिट हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आप उनको कोई पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे दें, या इसके अलावा कोई बोनस हो सकता है। डिफरेंट नेचर के जो मोटिवेट करने के तरीके वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्ड स्किल्स एंड सेट न्यू टारगेट्स, इसके अलावा हमेशा आप नए नए टारगेट्स जो हैं अपनी टीम के लिए वो सेट करते रहते हैं। आमतौर पे होता है कि जब आप प्लान करते हैं तो आपने स्प्रिंट्स की सूरत में काम किया हुआ होता है या माइलस्टोन्स की सूरत में, जिसमें आप टारगेट सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आने वाले 1 माह के तक हमने ये काम करना है। इसके अलावा ये तो है आपका टेक्निकल एस्पेक्ट कि डेवलपमेंट के हिसाब से आप सोचते हैं कि 1 माह तक हमने ये चीज़ जो हमने बनानी है स्किल उसको अचीव कर लेना है। इसके अलावा आप अपनी उनके डेवलपमेंट के हिसाब से भी टारगेट सेट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आने वाले दिनों में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमारा टारगेट है कि हमने इसको 2 माह के अंदर अंदर सीख के तो उस नई टेक्नोलॉजी पे स्विच कर जाना है, पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ देना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कैसे चीज़ों को मैनेज करता है, कैसे प्लान करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, उसकी इवैल्यूएशन या रिव्यू करता है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करता है। ये अभी हमने जिक्र किया था कि इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो PDCA का प्रोसेस है, इसके लिए कुछ इनपुट्स चाहिए और कुछ आउटपुट्स। ऐसे ही आप आंखें बंद करके कोई टीम हायर नहीं कर सकते, टीम डेवलप नहीं कर सकते जब तक कि आपको वह तमाम बैकग्राउंड ना पता हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन की हैं, कि इदारा किस चीज़ के बारे में काम कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मिशन क्या है, HR की पॉलिसीज़ क्या हैं और डिफरेंट जो नेचर के और डिसीजंस हैं वो क्या कहते हैं। अगर आप ये तमाम चीज़ें इनपुट के तौर पे आपके पास मौजूद हैं तो फिर आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि मिसाल के तौर पे HR की क्या पॉलिसीज़ हैं। यहाँ पे HR डिपार्टमेंट जो है वो कैसे बंदे को रिक्रूट करता है, या उसमें कितना टाइम लेता है, या उसका प्रोसीजर जो है कितना लेंथी है, या मिसाल के तौर पे उसमें कितना खर्चा आता है इस काम पे, और आप आंखें बंद करके आए दिन कोई ना कोई बंदा निकालते रहें और HR को रिक्वेस्ट भेजने की आज मैंने 2 बंदे फायर कर दिए हैं लिहाजा मुझे नए बंदे चाहिए। अब HR का प्रोसेस फॉर एग्जांपल लेंथी भी हो सकता है कि वो पहले फाइल पे अप्रूवल लेंगे अपने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, कंप्यूटर अथॉरिटीज़, कि हमें 2 बंदे रिक्रूट करने की परमिशन दें। हो सकता है ये फाइल मूवमेंट हफ्ता इसमें गुजर जाए, फिर वो एडवर्टाइज करें न्यूज़पेपर के साथ, फिर वो 15 दिन का टाइम डेफिनेटली होता है आमतौर पे अप्लाई करने के लिए। 15 डेज तक वेट करेंगे, एप्लीकेशंस आएंगी, उनको प्रोसेस किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट होगा, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और फिर जाके बंदा हायर होगा। तो हो सकता है इस काम में महीना लग जाए या इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो उस वक्त तक आप क्या करेंगे? फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली आपकी किसी नेग्लिजेंस की वजह से लो हो सकती है, क्योंकि आपको HR वालों ने बंदा दिया था, आपने उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया और वो छोड़ गया या आपने उसको निकाल दिया। ये भी आपकी नेग्लिजेंस है कि आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं था कि सिवाय इसके कि आपने उसको फायर कर दिया यानी कि जॉब से निकाल दिया। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को प्रॉपरली आप देखेंगे तो इसकी आउटपुट क्या निकलेगी? स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान। एक स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान जो है वो आप डिवाइस कर लेंगे या आपके पास एक होगा जिसमें प्रॉपरली तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए उसके लिए SOPs या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें मौजूद होंगी। रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स ये आपके पास होगा या होना चाहिए, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकें कि किस एम्प्लॉय के पास कितने रिसोर्सेज हैं या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टीम एवेल्यूएशंस, टीम को एवेल्युएट करने का प्रोसेस आपके पास होगा कि किस तरीके से डिफरेंट टीम्स फॉर एग्जांपल आपके इदारे के अंदर काम कर रही हैं तो हर टीम की परफॉर्मेंस कैसी है,
कौन सी टीम बेहतर है, कौन सी सबसे लोएस्ट है, इसका मैकेनिज्म आपको डिवाइस करना पड़ेगा। और करना पड़ता है क्योंकि जब डिफरेंट टीम्स काम करती हैं तो उनके अंदर कंपटीशन का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, ताकि तमाम टीम्स जो हैं एक से एक बढ़ के, दूसरे से बढ़ के बेहतर काम करने की कोशिश करें। डेवलपमेंट प्लान्स, इसके अलावा टीम्स की डेवलपमेंट के प्लान्स जो हैं वो इसकी मदद से बनते हैं। जो आपका PDCA का जो प्रोसेस है कि जो भी आपकी टीम आपने हायर की है, अगर उनको किसी भी किस्म की ट्रेनिंग की, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है तो वो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसका प्लान क्या होगा। या अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो कितने फ्रीक्वेंटली, कितने अरसे की बाद आप ट्रेनिंग किया करेंगे उसकी। क्या आपको स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल को समर कोई वेकेशन ऐसी होती हैं या कोई विंटर वेकेशन हैं, उनमें को कैंप लगाएंगे या कोई सेशन रखेंगे, या फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफिकली ट्रेन के लिए डेजिग्नेट कर देंगे, या ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होगी। ये जो प्लान है, ये डेवलपमेंट प्लान, ये क्या है, ये भी आप डिवाइस करेंगे। तो आज हमने जो चीज़ें देखी हैं उनमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि किसी भी IT कंपनी के अंदर डिफरेंट जो लोग हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्या रोल है अदारे के अंदर, वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं। जिसमें हमने दो एस्पेक्ट देखे हैं कि ये जो IT टीम है, IT कंपनी की जो टीम है वो बिजनेस और टेक्निकल दो एरियाज में डिवाइडेड होती है। जबकि इसके बाद हमने देखा मैनेजिंग IT प्रोजेक्ट टीम, कि IT टीम जो है उसके मेंबर्स को, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं या टेक्निकल मेंबर्स हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। और मैनेज करने के हवाले से हमने एक प्लान देखा PDCA का, जिसके मुताबिक आप जो एम्प्लॉयज़ जो आपने हायर करने हैं उनकी प्लानिंग करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं, और डेवलपमेंट करने के बाद उनको मॉनिटर करने का काम आता है या उनकी परफॉर्मेंस गेज करने का काम आता है। तो ये था ये आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये दोनों टॉपिक्स कोशिश की है कि अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर सकें, और ये भी कोशिश होती है कि जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं वो साथ साथ कोड हों, ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा फिर। अल्लाह हाफिज़।